आज न्यूमेरिकल रिवीजन में हमें स्टार्ट करना है स्टीशियोमेट्री। और जैसे कि आप जानते हैं बेटा, स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को कहा जाता है। ठीक है बेटा, वो कैलकुलेशंस जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से की जाती हैं, उन कैलकुलेशंस को क्या कहा जाता है? स्टीशियोमेट्री। ठीक है बेटे, वो कैलकुलेशंस जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से की जाती हैं, उन कैलकुलेशंस को क्या कहा जाता है? स्टीशियोमेट्री। और ये किस तरह की कैलकुलेशंस होती हैं? मैंने आपको बताया था कि अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के किसी एक सब्सटेंस का अमाउंट आपको पता चल जाए, तो उससे बाकी सारे सब्सटेंसेस का अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ऐसी कैलकुलेशंस को क्या कहा जाता है? स्टीशियोमेट्री। जैसे बेटा, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है। लेट सपोज मुझे मीथेन का अमाउंट पता चल गया कि जी मीथेन का अमाउंट है 8 ग्राम्स। तो बेटा, अगर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के किसी एक सब्सटेंस का अमाउंट मुझे पता चल जाए, तो मैं उससे बाकी सारे सब्सटेंसेस का अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी कि अगर मुझे पता चल गया कि इस इक्वेशन में मीथेन का अमाउंट 8 ग्राम्स है, तो मैं इससे ऑक्सीजन का अमाउंट भी फाइंड कर सकता हूं कि भाई ऑक्सीजन का कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जी 8 ग्राम अगर मीथेन है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा और वाटर कितना बनेगा। तो ये जो कैलकुलेशंस होती हैं कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के एक सब्सटेंस के अमाउंट से बाकी सारे सब्सटेंसेस के अमाउंट को कैलकुलेट कर लेना, इसे हम स्टीशियोमेट्री कहते हैं। अब इसके 3 रिलेशनशिप्स होते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है भाई, इसके 3 रिलेशनशिप्स होते हैं। कौन कौन से? मास मास रिलेशनशिप। अगर एक सब्सटेंस का मास गिवन है और दूसरे का भी मास कैलकुलेट करना है, तो ये क्या कहलाएगा? मास मास रिलेशनशिप। दूसरा क्या होता था बेटा? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर एक सब्सटेंस का मास गिवन है और दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, तो ये क्या कहलाता है? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और तीसरा क्या था बेटा? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर एक सब्सटेंस का मास गिवन है और दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सॉरी, अगर एक का वॉल्यूम गिवन है और दूसरे का भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ये क्या कहलाता है बेटा? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है भाई, तो जैसे कि आपको बताया कि वो कैलकुलेशंस जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से की जाती हैं, ठीक है बेटा, उन्हें स्टीशियोमेट्री कहते हैं। और एक ऐसी कैलकुलेशन है बेटा, अगर आपको किसी एक सब्सटेंस का अमाउंट पता चल जाए, तो आप उससे बाकी सारे सब्सटेंसेस का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसी कैलकुलेशंस को क्या कहा जाता है? स्टीशियोमेट्री। ठीक है भाई, जैसे कि ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, अगर किसी एक का अमाउंट मुझे पता चल जाए, जैसे भाई मीथेन का अमाउंट पता चल जाए 8 ग्राम, तो मैं उससे ऑक्सीजन का अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ऑक्सीजन का कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा 8 ग्राम मीथेन से। और मैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि अगर 8 ग्राम मीथेन है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट बनेगा और वाटर का कितना अमाउंट बनेगा। ठीक है भाई, तो इन कैलकुलेशंस को स्टीशियोमेट्री कहते हैं। और इनके 3 रिलेशनशिप्स क्या है बेटा? मास मास रिलेशनशिप। अगर गिवन भी मास हो, रिक्वायर्ड भी मास हो, एक सब्सटेंस का मास गिवन हो, दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करना हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? मास मास रिलेशनशिप। अगर गिवन मास और रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो, यानी एक सब्सटेंस का मास गिवन हो, दूसरे का वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और अगर गिवन भी वॉल्यूम, रिक्वायर्ड भी वॉल्यूम, ठीक है भाई, एक सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन होगा, दूसरे का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम
वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मास मास रिलेशनशिप होता है, और इस मास मास रिलेशनशिप का एक सैंपल क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को देखिएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 can be decomposed into water and oxygen as follows. Calculate the mass of water and oxygen produced by the decomposition of 170 grams of H2O2। अब देखिए भाई, आप सब जानते हैं कि आमतौर पे इक्वेशन से पहले जो वर्ड्स होते हैं, जो स्टेटमेंट या लाइन होती है, वो रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है। जैसे कह रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 कैन बी डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन एज फॉलोज। ठीक है भाई, हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज होके वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। ये रिएक्शन है 2H2O2 फॉर्म्स 2H2O प्लस O2। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ 170 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। बेटा हमेशा न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन वैल्यू को देखते हैं कि वो क्या है। आपको गिवन वैल्यू गिवन है 170 ग्राम। ग्राम किसका यूनिट होता है बेटा? मास का। यानी आपको मास गिवन है, किसका गिवन है? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो आप क्या लिखोगे इसको? मास ऑफ H2O2 170 ग्राम्स। ठीक है भाई, मास ऑफ H2O2 आपको कितना गिवन है? 170 ग्राम्स। अब ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, कई बार ये बात मैं आपको बोल चुका हूं कि भाई केमिस्ट्री में जिस सब्सटेंस का मास इन ग्राम्स गिवन होता है और जिसका रिक्वायर्ड होता है, डेटा में लाजमी क्या लिखा जाता है? उसका मॉलिक्यूलर मास। तो अब H2O2 का मास इन ग्राम्स गिवन है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2, अब बेटा दो हाइड्रोजन हैं तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ये आ जाएगा 34 AMU। अब देखो भाई, हाइड्रोजन परऑक्साइड का मास गिवन था तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला। सवाल में आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। हमें वाटर और ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है। जिसका मास कैलकुलेट करना होता है डेटा में, उसका भी क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा वाटर और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो उसका भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, अब बेटा वाटर में भी 2 हाइड्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। ऑक्सीजन एक ही है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ये कितना आ जाएगा बेटा? 18 AMU। इसी तरह हमें ऑक्सीजन का भी मास फाइंड करना है, तो ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन
बेटा 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं O2 में और एक का मास कितना होता है 16, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 32 AMU। ठीक है बेटे, आपको फाइंड करना है मास ऑफ वाटर और आपको फाइंड करना है मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका डेटा। तो भाई आपको गिवन था 170 ग्राम ऑफ H2O2, ग्राम किसका यूनिट होता है मास का, तो ये आपको गिवन है मास ऑफ H2O2 कितना 170 ग्राम्स। अब इसका मास गिवन था तो हमने डेटा में क्या कैलकुलेट कर लिया, इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि कितना आ गया 34 AMU। फिर बेटा वाटर का मास रिक्वायर्ड था तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जो कितना आ गया 18 AMU। ऐसे ही ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है तो डेटा में उसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया जो कितना आया 32 AMU। ठीक है भाई, रिक्वायर्ड लिख दिया, मास ऑफ वाटर और मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, अब देखो भाई सॉल्यूशन में सबसे पहले आप इक्वेशन लिखोगे। बेहतर यह है कि अगर दो चीजें फाइंड करनी है तो आप हेडिंग डाल दो। तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं मास ऑफ वाटर, ठीक है भाई, और इसके बाद हम लिख देंगे इक्वेशन। क्या इक्वेशन है 2H2O2 gives 2H2O plus O2। अब देखिए भाई आपके पास एक गिवन है, दो रिक्वायर्ड है। ऐसे ही ना आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड का मास गिवन है 170 ग्राम्स, वाटर और ऑक्सीजन का मास आपको कैलकुलेट करना है, तो एक गिवन है दो रिक्वायर्ड है। और मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है कि बेटा हमेशा एक वक्त में एक गिवन और एक रिक्वायर्ड को रिलेट किया जाता है। ठीक है बेटा, एक वक्त में एक गिवन और एक रिक्वायर्ड को रिलेट किया जाता है। अब अगर दो रिक्वायर्ड है तो आप दोनों को अलग अलग रिलेट करोगे। ठीक है भाई, तो पहले हम मास ऑफ वाटर फाइंड कर रहे हैं तो हम गिवन हाइड्रोजन परऑक्साइड को किससे रिलेट करेंगे, वाटर से। फिर जब मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो हम इस गिवन हाइड्रोजन परऑक्साइड को किससे रिलेट कर लेंगे, ऑक्सीजन से। क्योंकि एक वक्त में दो ही सब्सटेंसेस को रिलेट किया जा सकता है, दो से ज्यादा को नहीं किया जा सकता, और उन दो में एक गिवन होना चाहिए और एक रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, तो गिवन हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, रिक्वायर्ड हो गया वाटर, इन दोनों को रिलेट करेंगे तो वाटर का मास आ जाएगा। रिलेट कैसे करते हैं बेटा, तो मैंने क्या बताया था कि भाई इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो लिखोगे, आगे ब्रैकेट बना दोगे। इसमें भी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो लिखोगे, आगे ब्रैकेट बना दोगे। ब्रैकेट में क्या आएगा, अगर मास मास रिलेशनशिप है तो ब्रैकेट में आएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, अगर मास मास रिलेशनशिप है तो ब्रैकेट में क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के ब्रैकेट में उसका मॉलिक्यूलर मास जो कि कितना है बेटा 34, बस यूनिट ग्राम लगा देना। और वाटर के ब्रैकेट में वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो कि कितना है 18, यूनिट क्या लगा दोगे, ग्राम्स। ठीक है भाई, अगर कोफिशिएंट सेम होंगे ना तो कैंसिल कर देना, अगर सेम नहीं होंगे तो आप उनको रखोगे, अगर सेम होंगे तो क्या कर दोगे, कैंसिल। 2 और 2 कैंसिल हो गए तो 1 1 बच गया। अब देखो भाई इक्वेशन से हमारे पास 34 ग्राम किसका मास आ रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, और 18 ग्राम किसका मास आ रहा है, वाटर का। ठीक है भाई, अब अगले स्टेप में जब मैं लिखूंगा तो मैंने हमेशा आपको बताया कि गिवन को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, रिक्वायर्ड को राइट साइड पे लिखते हैं। यहां गिवन है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 और रिक्वायर्ड है वाटर, तो गिवन को हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो बेटा 34 ग्राम्स H2O2 को लिखूंगा लेफ्ट साइड पे, रिक्वायर्ड को राइट साइड पे लिखते हैं बेटा, तो 18 ग्राम वाटर्स को मैंने कहा लिख दिया राइट साइड पे। अब ये जो इक्वेशन से हमारे पास मासेस आ गए, इन्हें क्या कहा जाता है, स्टीशियोमेट्रिक मासेस। और मैंने आपको बताया था बेटा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अहम बात बता रही है। और वो क्या है कि भाई इक्वेशन से पता चला कि 34 ग्राम वाटर से 18 ग्राम
34 ग्राम H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से 18 ग्राम वाटर बनता है। ठीक है भाई, इक्वेशन से क्या पता चला कि 34 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से 18 ग्राम वाटर बनता है। आपको क्या निकालना है कि 170 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से कितना वाटर बनेगा। ठीक है भाई, इक्वेशन से क्या पता चला कि 34 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से 18 ग्राम वाटर बनता है। आपको फाइंड करना है कि 170 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से कितना वाटर बनेगा। तो पहले किसके लिए निकालोगे, 1 के लिए। और मैंने आपको बताया था बेटा 1 के लिए कैसे निकालते हैं कि जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है उसे दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। क्या है लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, 34। इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, जब लेफ्ट साइड पर डिवाइड करेंगे तो 34 डिवाइडेड बाय 34 1 ग्राम H2O2 आ जाएगा। और जब राइट साइड पर डिवाइड करेंगे तो 18/34 ग्राम किसका मास आ जाएगा, वाटर का। तो इक्वेशन से पता चला था कि 34 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से 18 ग्राम वाटर बनता है। हमने निकाल लिया कि जी 1 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से 18/34 ग्राम वाटर बनता है। अब बेटा आपसे पूछा यह है कि 170 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से कितना वाटर बनेगा, है ना भाई। गिवन वैल्यू को हम अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या है गिवन वैल्यू 170, जब लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 इंटू 170 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और राइट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/34 इंटू 170 ग्राम इसका मास आ जाएगा वाटर का। अब राइट साइड पर जो वैल्यूज हैं, जब आप उन सब की वैल्यूज जब उन सबको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास किसका मास आ जाएगा, वाटर का। इसमें ही बच्चे गड़बड़ करते हैं बेटा, निकाला किसी का लिख किसी का दिया। तो बेटा ये सब जो है ना 18/34 इंटू 170 ग्राम ये किसका मास है, वाटर का। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वाटर का मास आ जाएगा। बताइए बेटा कितना आ रहा है। हाँ भाई बताइए कितना आ रहा है। 90। ठीक है भाई, वाटर का मास कितना आ रहा है, 90 ग्राम्स। तो भाई देखो हमने कैलकुलेट कर लिया कि 170 ग्राम्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से वाटर का कितना मास बनेगा, 90 ग्राम्स। समझ में आ गया बेटा सबको। अब पहले हमने गिवन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को रिक्वायर्ड वाटर के साथ रिलेट करके वाटर का निकाल लिया। अब हम गिवन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिलेट करके ऑक्सीजन का मास निकालेंगे। तो अब आप अगली हेडिंग डाल दोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन। और बेटा दोबारा इक्वेशन लिखोगे। इक्वेशन हमेशा पूरी लिखनी है बेटा, इक्वेशन में कोई टेम्परिंग नहीं कर सकते आप, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इक्वेशन हमेशा पूरी लिखनी है। कॉन्सेप्ट पक्का ये होना चाहिए कि एक वक्त में दो को रिलेट किया जा सकता है, एक गिवन और एक रिक्वायर्ड। जैसे पहले हमने रिलेट किया गिवन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को रिक्वायर्ड वाटर से, तो वाटर का मास आ गया। अब हम रिलेट करेंगे गिवन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ऑक्सीजन से, जो दूसरा रिक्वायर्ड था, तो बेटा ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। अगेन बेटा रिलेट करने का वही सेम तरीका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का कोविशेंट 2 है तो नीचे 2 लिखोगे आगे ब्रैकेट, ऑक्सीजन का कोविशेंट 1 है तो उसके नीचे 1 लिखोगे आगे ब्रैकेट। अब बेटा ब्रैकेट में क्या आता है, मैंने आपको बताया था मास मास रिलेशनशिप है तो ब्रैकेट में आएगा मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के ब्रैकेट में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो कि कितना है बेटा 34, और ऑक्सीजन के ब्रैकेट में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो कितना है 32। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के ब्रैकेट में 34 ग्राम आ गया, ऑक्सीजन के ब्रैकेट में 32 ग्राम आ गया। अब मैंने क्या बताया था बेटा कि अगर
कोफिशिएंट सेम होंगे दोनों के तो कैंसिल होंगे, लेकिन यहाँ सेम नहीं है तो कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ बेटा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 से, 68 ग्राम किसका मास आ जाएगा, हाइड्रोजन पर का, और 1 इंटू 32 ग्राम किसका मास आ जाएगा, ऑक्सीजन का। अगले स्टेप में बेटा गिवन को हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखना है, रिक्वायर्ड को राइट साइड पे। गिवन हाइड्रोजन पर है तो 2 इंटू 34, 68 ग्राम हाइड्रोजन पर लिखा लेफ्ट साइड पे। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है तो 1 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन लिख दिया राइट साइड पे। अब बेटा ये मासेस इक्वेशन से आए, इक्वेशन से पता चला है कि 68 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का कितना मास बनता है, 32 ग्राम। आपसे ये पूछ रहे हैं कि 170 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का कितना मास बनेगा। पहले किसके लिए निकालोगे बेटा, 1 के लिए। कैसे निकालते हैं 1 के लिए, गिवन लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। क्या है लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बेटा, 68। ठीक है बेटा, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, जब लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे तो 68 अपॉन 68 1 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा बेटा, 32 अपॉन 68 ग्राम्स ऑक्सीजन। तो देखो बेटा हमें पता चल गया, इक्वेशन ने हमें बताया था कि 68 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से 32 ग्राम ऑक्सीजन बनता है। हमने निकाल लिया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से कितना ऑक्सीजन बनता है, 32 अपॉन 68 ग्राम। अब हमें ये फाइंड करना है कि 170 ग्राम जो वैल्यू गिवन है हमें सवाल में, कि 170 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से कितना ऑक्सीजन बनेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, गिवन वैल्यू को दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 इंटू 170 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ जाएगा, और जब राइट साइड पे करेंगे बेटा तो 32 अपॉन 68 इंटू 168 ग्राम। बेटा ये किसका मास आएगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ही रिक्वायर्ड है बेटा। अगेन वही बात, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं बेटा, जब आप 32 डिवाइडेड बाय 68 मल्टीप्लाइड बाय 168 इसको सॉल्व करोगे तो ग्राम यानी मास किसका आएगा, ऑक्सीजन का। बताइए बेटा कितना आ रहा है, सॉरी 168 नहीं है, 170 है। 168 कहां से आ गए बेटा, 170 होगा। गिवन वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो 170 गिवन वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया तो 170 इंटू 170 आ गया। ठीक है बेटा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 80 ग्राम्स। ठीक है बेटा, तो हमें पता चल गया कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड का मास 170 ग्राम है इस इक्वेशन में, तो इससे वाटर का कितना मास बनेगा, 90 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना मास बनेगा बेटा, 80 ग्राम्स। समझ में आ गई बेटा इसकी कैलकुलेशन सबको अच्छे से, जल्दी बताइएगा। जी बेटा सबको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा भाई अब देखो इसके अंदर एक कंडीशन होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट उस रिएक्टेंट को कहते हैं
the reactant that gives least amount of product as it is consumed first is called limiting reactant. देखिए भाई, अगर कोई रिएक्शन जो है उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, जैसे कि भाई ये रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3। ठीक है भाई, अगर ये रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3, तो अब इसमें दो रिएक्टेंट्स है SO2 और O2। जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो बेटा इस रिएक्शन को कराने के लिए ऑब्वियसली ठीक है भाई, दूसरी भी लिख लेता हूं ताकि साथ एक्सप्लेन कर दूं। एक्सेस रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट that gives most amount of products as it is left unreacted after the reaction stops is called excess reactant। अच्छा भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्वड हैं, जैसे कि ये रिएक्शन है, इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, अगर मुझे रिएक्शन कराना है तो मुझे दोनों का कुछ अमाउंट मिलाना पड़ेगा। कुछ अमाउंट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का और कुछ अमाउंट O2 का मुझे मिलाना पड़ेगा, जब ये रिएक्शन होगा। ऐसा ही है ना बेटा। अब होता ये है कि अगर दो रिएक्टेंट्स है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट पहले ही कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जाहिर बेटा जैसे ही एक रिएक्टेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप। इसी वजह से वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट का सबसे कम अमाउंट बनाता है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है भाई, तो वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, जिसके कंज्यूम होने की वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो मजीद प्रोडक्ट नहीं बनेगी, यानी वो प्रोडक्ट का लीस्ट अमाउंट देगा, उस रिएक्टेंट को क्या कहा जाता है बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी तरह बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंज्यूम हो जाने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो गया, अब दूसरा रिएक्टेंट तो कंज्यूम नहीं हुआ ना, तो उसका कुछ अमाउंट बच जाएगा और उसे हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। तो द रिएक्टेंट दैट गिव्स मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स as it is left unreacted after the reaction stops। तो बेटा लिमिटिंग रिएक्शन के खत्म, सॉरी लिमिटिंग रिएक्टेंट के खत्म हो जाने की वजह से रिएक्शन जब स्टॉप हो जाएगा तो जो दूसरा रिएक्टेंट है जिसका कुछ अमाउंट अभी भी अनरिएक्टेड होगा, बचा हुआ होगा, उसे क्या कहा जाता है, एक्सेस रिएक्टेंट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई, जैसे इस सवाल में एक गिवन था, दो रिक्वायर्ड थे, तो मैंने क्या बोला था कि एक वक्त में दो को रिलेट करते हैं, एक गिवन और एक रिक्वायर्ड। तो पहले हमने गिवन को एक रिक्वायर्ड से रिलेट किया तो एक का मास आ गया, फिर दूसरे रिक्वायर्ड से रिलेट किया तो दूसरे का मास आ गया। यहाँ पे दो गिवन होंगे और एक रिक्वायर्ड होगा,
तो आपने पहले एक गिवन को रिक्वायर्ड से रिलेट करके उसका मास निकालना है, फिर दूसरे गिवन को रिक्वायर्ड से रिलेट करके उसका मास निकालना है। तो इस तरह प्रोडक्ट के दो मास आ जाएंगे, फिर आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी वैल्यू करेक्ट है। जैसे बेटा अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं तो सवाल देखिएगा, फॉलोइंग इज एन important step of contact process to SO2 plus O2 to SO3 if 20 grams of SO2 and 20 grams of O2 are mixed, what is the mass of SO3 produced? Also determine the limiting reactant. क्यों मास वॉल्यूम होगा? गिवन भी मास है, रिक्वायर्ड भी मास है। मास मास में ही ये कंडीशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। कह रहे हैं बेटा ये फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये जो रिएक्शन आपको गिवन है 2SO2 plus O2 gives 2SO3, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक बड़ा अहम स्टेप है। अब सवाल में क्या कह रहे हैं कि इफ 20 ग्राम of SO2 and 20 grams of O2 are mixed, what is the mass of SO3 produced? बेटा ग्राम मास का यूनिट होता है, तो SO2 का जो गिवन है 20 ग्राम वो उसका मास है, O2 का भी जो गिवन है 20 ग्राम वो इसका मास है, और SO3 का जो आपको निकालना है वो भी मास है। तो भाई मास मास रिलेशनशिप ही हुआ ना, जब गिवन भी मास रिक्वायर्ड भी मास। बहरहाल अब देखिए भाई यहां पर दो गिवन है और एक रिक्वायर्ड है। मैंने आपको ये बात बताई है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल की ये पहचान है, अगर कभी भी दो रिएक्टेंट्स का मास गिवन है और प्रोडक्ट का मास पूछा है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही सवाल होगा, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है भाई, ये बात दिमाग में बिठा लो, अगर दो रिएक्टेंट्स का मास गिवन है और प्रोडक्ट का मास पूछा है तो वो सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहां आपको सबसे पहले गिवन है 20 ग्राम्स ऑफ SO2। बेटा ग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। तो ये SO2 का क्या गिवन है? मास। तो मैं डेटा में क्या लिखूंगा? मास ऑफ SO2 20 ग्राम्स। अब आप बेटा जानते हैं कि जिस सब्सटेंस का मास गिवन होगा या मास रिक्वायर्ड होगा, डेटा में लाजमी क्या निकालोगे आप? उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, अब एक सल्फर है तो 1 इंटू सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ये आपके पास आ जाएगा 64 AMU। फिर बेटा आपको गिवन है 20 ग्राम O2, अगेन ग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। तो ये जो 20 ग्राम वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? मास किसका? ऑक्सीजन का। तो मास ऑफ ऑक्सीजन 20 ग्राम्स। अब बेटा ऑक्सीजन का मास गिवन है तो डेटा में इसका भी क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए भाई दो ऑक्सीजन एटम है मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 इंटू 16 कितना आ गया? 32 AMU। बेटा SO3 का भी मास गिवन, SO3 का मास निकालना है,
व्हाट इज द मास ऑफ SO3? हमने क्या पढ़ा है, जिसका मास गिवन होता है उसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, जिसका मास रिक्वायर्ड होता है उसका भी निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3, अब बेटा SO3 में एक सल्फर है तो 1 इंटू सल्फर का एटॉमिक मास 32, और 2 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ये आ जाएगा 80 AMU। ठीक है बेटे, आपको फाइंड करना है मास ऑफ SO3 और साथ ही ये बताना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। ठीक है भैया, मीटिंग टाइम बिल्कुल एंड हो रहा है। देखो मैं आपको इसका तरीका समझाता हूं, आप खुद से करने की कोशिश करना, नहीं होता तो मुझे बता देना। ये इक्वेशन है ना बेटा, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। अब यहां 2 गिवन है, एक रिक्वायर्ड है, तो आपने सबसे पहले, एक वक्त में तो हम 2 ही सब्सटेंसेस को रिलेट कर सकते हैं ना, एक गिवन और एक रिक्वायर्ड। तो पहले आप SO2 को रिलेट करना SO3 से, जो तरीका रिलेट करने का बताया है, तो SO3 का एक मास आ जाएगा। फिर आप O2 से रिलेट करना SO3 को, तो SO3 का दूसरा मास आ जाएगा। SO3 के जो 2 मास आएंगे ना बेटा, उनमें से जो कम मास होगा वो एक्चुअल मास होगा, और जिस रिएक्टेंट से वो बनेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो अगर SO2 से कम मास बनेगा SO3 का तो SO2 लिमिटिंग रिएक्टेंट, O2 से कम बनेगा तो O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल। ये करके मुझे बताना बेटा थोड़ी देर में। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।